Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th history, chapter 3rd. Name of the chapter is The Making of a Global World, and it's a part 7th of this chapter. Student, it's a part 7th and it starts from here. Our heading is Rise of Mass Production and Consumption. तो हम पढ़ेंगे मास प्रोडक्शन, हम प्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उसके कंजम्पशन के बारे में पढ़ेंगे. इन द यूएस रिकवरी वाज क्विकर, और यूएस में क्या हुआ स्टूडेंट, जो रिकवरी थी वो तो बहुत जल्दी से होने लगी. वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ द वॉर हेल्प्ड बूस्ट द यूएस इकोनॉमी आफ्टर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ इकोनॉमिक. और स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा, वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ द वॉर हेल्प्ड, कि जब युद्ध हुआ तो इससे जो है यूएस की इकॉनमी बूस्ट हो गई. यूएस की इकॉनमी जो है वो अच्छी हो गई, यूएस के आर्थिक हालात अच्छे हो गए. आफ्टर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ इकोनॉमी, कहते एक छोटे पीरियड के बाद में, ट्रबल इन द ईयर आफ्टर द वार द यूएस इकॉनमी रिज्यूम्ड इट्स स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन द अर्ली 1920s. कहते हैं आफ्टर ए शॉर्ट वाइल ऑफ द इकोनॉमिक ट्रबल, जब थोड़ी सी तो उनको इकोनॉमिक ट्रबल हुई थी, आर्थिक जो है वहाँ पे तंगी थी. और इन द ईयर्स आफ्टर द वार, जब युद्ध जो ख़त्म हुआ उसके बाद कुछ टाइम के लिए तो आर्थिक तंगी आई, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, दोबारा से यूएस इकॉनमी जो है रिज्यूम्ड इन स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, और यूएस की इकॉनमी जो है दोबारा से जो है स्ट्रॉन्ग अच्छी हो गई 1920 की शुरुआत में. वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द यूएस इकॉनमी ऑफ द 1920 वाज मास प्रोडक्शन. और एक इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है स्टूडेंट यूएस की इकॉनमी का 1920 में जो है मास प्रोडक्शन है, कि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लग गई. द मूव टुवर्ड्स मास प्रोडक्शन हैड बिगन इन द लेट 19th century, बट इन द 1920s इट बिकेम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन द यूएस. कहते हैं द मूव टुवर्ड्स द मास प्रोडक्शन हैड बिगन, कहते ये लेट 19 में जो है शुरू हुआ. जब मूव टुवर्ड द मास प्रोडक्शन हैड बिगन इन द लेट 19वीं शताब्दी के जो है लेट में जो है ये मास प्रोडक्शन शुरू हुआ. बहुत ज़्यादा मास प्रोडक्शन होता है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन जो है शुरू हो गई. परंतु 1920 में क्या हुआ स्टूडेंट, ये जो है बिकेम ए करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बन गया. ये यूएस की जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का एक फीचर बन गया. ए वेल नोन पायनियर ऑफ मास प्रोडक्शन वाज द कार मैन्युफैक्चरर हेनरी फोर्ड. और कहते हैं एक बहुत जो जाना माना था मास प्रोडक्शन था स्टूडेंट, वो था कार मैन्युफैक्चरर था, जहाँ पे कारें बनाई जाती थी, वो था हेनरी फोर्ड. He adapted the assembly line of Chicago slaughterhouse, in which slaughtered animals were picked apart by butchers as they came down a conveyor belt to his new car plant in Detroit. और उसने क्या किया स्टूडेंट, एक जो मैं बताया कि एक वेल नोन जो पायनियर था मास प्रोडक्शन का, जहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्शन होती थी, वो था कार मैन्युफैक्चर था, और वो था हेनरी फोर्ड था. ही अडेप्टेड द असेंबली लाइन ऑफ चिकागो स्लॉटर हाउस, और उसने जो चिकागो का स्लॉटर हाउस था उसको अडेप्ट किया. और स्लॉटर हाउस क्या था स्टूडेंट, जिसमें एनिमल्स को जो है पिक किया जाता था, उनको जो बचर्स काट देते थे. दे केम डाउन ए कन्वेयर बेल्ट, और दे केम डाउन ए कन्वेयर बेल्ट, वो जो है कन्वेयर बेल्ट में जो है नीचे आए, टू हिज न्यू कार प्लांट इन डेट्रॉइट. और वो जो है एक उनका जो है एक नया कार प्लांट था डेट्रॉइट में. ही रियलाइज दैट द असेंबली लाइन मेथड वुड अलाउ ए फास्टर एंड चीपर वे ऑफ प्रोड्यूसिंग व्हीकल्स. और उसने जो है ये जो है रियलाइज़ किया कि असेंबली लाइन मेथड जो है इससे जो है उनको अलाउ होगा कि वो तेज़ी से और सस्ते में जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है व्हीकल्स को जो है प्रोड्यूस कर पाएंगे. द असेंबली लाइन फोर्स वर्कर्स टू रिपीट ए सिंगल टास्क मैकेनिकली एंड कंटिन्यूसली, सच एज फिटिंग ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द कार. और कहते जो असेंबली लाइन थी उन्होंने वर्करों को फोर्स किया टू रिपीट ए सिंगल टास्क, कि एक ही टास्क को जो है एक ही काम को बार बार जो है उसको रिपीट करो. असेंबली लाइन ने जो है वर्कर्स को फोर्स किया कि वो एक ही काम को रिपीट ए सिंगल टास्क, कि सिंगल टास्क एक ही काम को मैकेनिकली एंड कंटिन्यूसली जो है बार बार रिपीट करेंगे. जैसे कि फिटिंग ए पर्टिकुलर पार्ट टू द कार, जैसे कि कार का कोई पर्टिकुलर पार्ट है उसको जो है फिक्स करते रहेंगे. एट ए पेस डिक्टेटेड बाय द कन्वेयर बेल्ट, और ये जो है डिक्टेट किया था, ये किसने बोला, कन्वेयर बेल्ट ने, कन्वेयर बेल्ट के द्वारा जो है डिक्टेट किया गया. दिस वाज ए वे ऑफ इंक्रीजिंग द आउटपुट पर वर्कर बाय स्पीडिंग अप ऑफ द पेस वर्क.
और कहते इससे क्या हुआ, दिस वाज ए वे ऑफ इंक्रीजिंग द आउटपुट। ये उनका एक तरीका था कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट होगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगी वर्कर से, और वर्कर जो है स्पीडली काम करेंगे अपने काम को। उनको ये बोला गया कि एक ही काम को वो बार बार करेंगे, किसी पार्ट को जो है फिट कर रहे हैं तो बार बार जो है एक ही काम को वो करेंगे, दूसरा काम नहीं करेंगे। तो इससे क्या हुआ, इससे उनको ये हुआ कि आउटपुट ज़्यादा होगा, रिजल्ट ज़्यादा अच्छा होगा। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कन्वेयर बेल्ट नो वर्कर कुड अफोर्ड टू डिले द मोशन। और जब वो स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द कन्वेयर बेल्ट, जब वो कन्वेयर बेल्ट पे खड़े होकर वो काम करते थे तो क्या होता था स्टूडेंट, नो वर्क कुड अफोर्ड टू डिले द मोशन। तो कोई भी वर्कर जो है अपने काम को जो है, अपने मोशन को जो है देरी नहीं करता था, काम को स्पीड से करता था। टेक ए ब्रेक लेते थे, और इवन हैव ए फ्रेंडली वर्ड विद ए वर्कमेट। और कहते टेक ए ब्रेक लेते थे, और उनके जो है फ्रेंडली वर्ड होते थे जो दूसरे वर्कमेट थे जो उनके साथ काम करने वाले होते थे। तो क्या बताया स्टूडेंट, जब एक ही काम को बार बार करते थे तो उनका आउटपुट रिजल्ट अच्छा आता था, और वर्कर की स्पीड बनी रहती थी काम करने में। और वो जो है खड़े रहते थे स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ द कन्वेयर बेल्ट के बिल्कुल सामने खड़े होते थे, और जो है काम करते रहते थे ताकि किसी भी काम का जो है वर्क जो है कुड अफोर्ड टू डिले द मोशन, कि वो अपने काम में जो है डिले ना हो पाए। नो वर्कर कुड अफोर्ड टू डिले द मोशन, कोई भी काम जो देरी से ना होए। टेक ए ब्रेक भी लेते थे, रेस्ट करते थे, और बीच में फिर क्या होता था, फ्रेंडली वर्ड बोलते थे वर्कमेट के साथ। वर्कमेट होता है जो साथ में काम करने वाले होते थे, उनके साथ फ्रेंडली वर्ड यूज़ किए जाते थे। एज ए रिजल्ट हेनरी फोर्ड्स कार केम ऑफ द असेंबली लाइन एट 3 मिनट्स इंटरवल। और इस रिजल्ट से क्या होता था, जब वो काम सभी को काम दिया जाता था कि वो अपने काम को जो है उसी को बार बार रिपीट करते थे, तो उसका रिजल्ट क्या होता था स्टूडेंट, जो हेनरी फोर्ड कारें थी ना, केम ऑफ द असेंबली लाइन, वो असेंबली लाइन से बहुत जल्दी आ जाती थी 3 मिनट के इंटरवल में। स्पीड मच फास्टर देन दैट अचीव्ड बाय द प्रीवियस मेथड। और कहते जो पहले वाला मेथड था उससे स्पीड नहीं थी काम की, और जो उन्होंने नया मेथड यूज़ किया कि एक बंदा एक ही काम को करेगा, तो उससे जो है ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगी। स्पीड मच फास्टर, उनके काम की जो है स्पीड ज़्यादा होने लगी देन अचीव्ड बाय द प्रीवियस मेथड। जो पहले वाले मेथड था उससे इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं थी। द टी मॉडल फोर्ड वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मास प्रोड्यूस कार। और जो टी मॉडल फोर्ड था, ये जो था विश्व का सबसे पहला जो है मास प्रोड्यूस कार था स्टूडेंट, मास प्रोड्यूस कार थी। जब टी मॉडल फोर्ड जो आया था, ये जो विश्व का सबसे पहला जो मास प्रोड्यूस कार था, पहली कार थी उनकी जो प्रोड्यूस हुई। एट फर्स्ट वर्कर एट फोर्ड फैक्ट्री वर अनएबल टू कोप विद द स्ट्रेस ऑफ वर्किंग ऑन असेंबली लाइन इन विच दे कुड नॉट कंट्रोल द पेस ऑफ द वर्क। एट फर्स्ट, सबसे पहले क्या हुआ स्टूडेंट, एट फर्स्ट द वर्कर्स एट द फोर्ड फैक्ट्री वर अनएबल टू कोप। और कहते सबसे पहले क्या, जो वर्कर्स काम करते थे स्टूडेंट फोर्ड फैक्ट्री में, वो कॉपरेट नहीं कर पा रहे थे स्ट्रेस ऑफ वर्किंग, क्योंकि वो जब काम करते थे उनको स्ट्रेस लगता था। शुरू में जब वर्कर काम करते थे फोर्ड फैक्ट्री में, तो उनको जो स्ट्रेस लगता था काम का, जब वो असेंबली लाइन में वहाँ खड़े होकर काम करते थे तो उन्हें स्ट्रेस लगता था। इन विच दे कुड नॉट कंट्रोल द पेस ऑफ वर्क, और जिसमें जो है काम नहीं कर पाते थे वो अपने। सो दे क्विट इन लार्ज नंबर, तो फिर बहुत ज़्यादा संख्या में तो वो छोड़ के भी चले जाते थे। इन डेस्परेशन फोर्ड डबल द डेली वेज टू $5 इन जनवरी 1914। इन डेस्परेशन तो फोर्ड को भी जो है अच्छा नहीं लगा कि वर्कर जो हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में छोड़ के जा रहे हैं। तो फोर्ड ने क्या किया, उनके जो डेली वेजेस थी ना, वो उन्होंने डबल कर दिया। उनको जो है $5 दिया जाता था, वेजेस टू $5 इन जनवरी 1950। तो उनको जो है डॉलर दिया जाता 5, एंड इन जनवरी 1940 में जो है उनकी डबल जो है 5 जो डॉलर दिया जाता था उनको, वो उनका डबल था। एट द सेम टाइम ही बैंड ट्रेड यूनियन फ्रॉम ऑपरेटिंग इन हिज प्लांट। एट द सेम टाइम ही बैंड, तो और सेम टाइम में जो है फोर्ड ने जो है ये भी कर दिया था कि ट्रेड यूनियन नहीं बनेगी फ्रॉम ऑपरेटिंग इन हिज प्लांट्स। उन्होंने ये कहा कि हमारे प्लांट में जो कोई काम कर रहे हैं वर्कर, वो यूनियन नहीं बनाएंगे, यूनियन के लिए जो है बैन कर दिया गया था। तो क्या हुआ स्टूडेंट, इसमें ये बताया कि पहले वर्कर जो है फोर्ड फैक्ट्री में काम करते थे तो उनको स्ट्रेस लगता था, वो असेंबली लाइन में जब काम करते थे खड़े होकर स्ट्रेस लगता था और वो काम नहीं कर पाते थे।
और इससे क्या हुआ, वो उन्होंने क्विट कर दिया, बहुत सारी संख्या में जो है लोग छोड़ के चले गए। तो इन डेस्परेशन फोर्ड जो है ना, फोर्ड ने क्या किया कि उन्होंने डबल कर दी उनकी सैलरी को जनवरी 1914 में। और उसके बाद क्या हो, फिर उन्होंने ये मना कर दिया कि कोई भी ट्रेड यूनियन नहीं बनाएगा फर्म ऑपरेटिंग इन प्लांट, जो प्लांट में लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे कोई भी ट्रेड यूनियन नहीं बनाएगा। Henry Ford recovered the high wage by repeatedly speeding up the production line and forcing workers to work ever harder. हेनरी फोर्ड ने क्या किया स्टूडेंट, हेनरी फोर्ड ने रिकवर किया हाई वेज बाय रिपीटेडली स्पीडिंग अप द प्रोडक्शन, और उसने अपनी प्रोडक्शन को जो है स्पीड अप कर दिया रिपीटेडली एंड फोर्सिंग वर्कर्स, और उसने जो है हेनरी फोर्ड ने वर्कर्स को भी फोर्स किया कि और ज़्यादा मेहनत करो। सो मच सो ही वुड सून डिस्क्राइब हिज डिसीजन टू डबल द डेली वेज, और कहते उसने जो है वर्कर्स को फोर्स किया कि ज़्यादा मेहनत करो, और उसको ये था कि उसने ये अपना डिसीजन ले लिया कि डबल द डेली वेज, कि जो डेली वेज था उनको जो डेली की सैलरी दी जाती थी वो डबल कर दी थी। एज द बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन ही हैड एवर मेड, कहते ये उसकी जो बेस्ट कॉस्ट कटिंग डिसीजन था जो उसने जो है किया था। फोर्डिस इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस सून स्प्रेड इन द यूएस, और कहते ये जो फोर्डिस की इंडस्ट्रियल प्रैक्टिस थी, जो इंडस्ट्रीज में काम होता था, ये जल्दी से स्प्रेड हो गया यूएस में। दे वर आल्सो वाइडली कॉपीड इन यूरोप इन द 1920, और दे वर आल्सो वाइडली कॉपी, उन्होंने कॉपी भी किया था, उन्होंने नकल भी किया था। दे वर वाइडली कॉपीड इन यूरोप, दे वर आल्सो वाइडली कॉपीड इन यूरोप, और यूरोप में भी जो है इस काम को कॉपी किया गया, इस काम को शुरुआत किया गया 1920 में। मास प्रोडक्शन लोवर्ड कॉस्ट एंड प्राइजेस ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स, कहते मास प्रोडक्शन जो था लोअर कॉस्ट, मास प्रोडक्शन जो थी उसकी कॉस्ट लोअर थी, और प्राइजेस जो थे इंजीनियर के अच्छे थे। जो इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही थी उसकी कॉस्ट तो कम थी, जो इंजीनियर्ड गुड्स थी उनकी प्राइस जो थी अच्छी थी। Thanks to the mass production, lowered cost and prices of engineered goods. Thanks to the higher wages, more workers could now afford to purchase ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स सच एज कार। कहते थैंक्स टू द हायर वेजेस, कहते ये जो ज़्यादा सैलरी बढ़ा दी गई थी ना उसके लिए धन्यवाद करते थे। मोर वर्कर्स कुड नाउ अफोर्ड टू परचेज ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स सच है, और बहुत सारे वर्कर्स जो ना अब इस काबिल भी हो गए थे कि वो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स सच एज कार, कि वो इसको कार को भी खरीद सकते थे। जो वर्कर्स थे उनकी इतनी सैलरी बढ़ गई थी कि वो जो है अब जो है उनका ऐसी कार को जो है खरीद सकते थे। कार प्रोडक्शन इन द यूएस रोज फ्रॉम 2 मिलियन इन 1919 टू मोर देन 5 मिलियन इन 1929, और कार प्रोडक्शन स्टूडेंट यूएस में जो है 2 मिलियन थी 1919 में। कार प्रोडक्शन जो हुई 2 मिलियन थी 1919 में, और 1929 में जो है 5 मिलियन कारें बनती थी। सिमिलरली देयर वाज ए स्पर्ट इन द परचेज ऑफ रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, रेडियोज, ग्रामोफोन प्लेयर्स, ऑल थ्रू ए सिस्टम ऑफ हायर परचेज। और कहते सिमिलरली देयर वाज ए स्पर्ट, और कहते बहुत तेज़ी से जो है लोग खरीदने लग गए थे। देयर वाज ए स्पर्ट इन द परचेज में और बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई थी, बहुत सारे लोग खरीदने लगे थे, फ्रिज खरीदने लगे, वॉशिंग मशीन खरीदने लगे, रेडियोस खरीदने लगे, ग्रामोफोन प्लेयर्स को खरीदने लगे, ऑल थ्रू ए सिस्टम ऑफ हायर परचेज। और ये सारा क्या था, हायर परचेज था स्टूडेंट, ऑल थ्रू ए हायर सिस्टम, हायर परचेज, ऑल थ्रू ए सिस्टम ऑफ हायर परचेज। और जो है हायर परचेज क्या था स्टूडेंट, दैट इज़ ऑन द क्रेडिट रीपेड इन वीकली और मंथली इंस्टॉलमेंट। ये हायर परचेज का मतलब ये है स्टूडेंट कि क्रेडिट रीपेड किया जाता था, क्रेडिट जो है जो उधार होता था उसको दोबारा से दिया जाता था वीकली में, एक हफ्ते में पे कर दिया जाता था, या एक महीने की इंस्टॉलमेंट पे किया जाता था। जो भी वो चीज़ खरीदते थे या तो एक हफ्ते में उसकी पेमेंट होती थी, हफ्ते हफ्ते हो जाती थी, या जो है मंथली इंस्टॉलमेंट होती थी, या फिर हर महीने में उनको किस्त देनी पड़ती थी। द डिमांड फॉर रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और सेक्टर वॉल आल्सो फुल्ड बाय ए बूम इन हाउस कंस्ट्रक्शन एंड होम ओनरशिप फाइनेंस्ड वंस अगेन बाय लोन्स। और कहते ये जो डिमांड थी ना कि लोगों को फ्रिज चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, तो ये तो कहते बूम थी, जो हाउस कंस्ट्रक्शन थे लोग वो ले लेते थे, या होम ओनरशिप थे जिनके घर थे, मालिक थे, वो ले लेते थे, और कहते फाइनेंस करा लेते थे, लोन पे ले लेते थे वो इन चीज़ों को। द हाउसिंग एंड कंज्यूमर बूम ऑफ द 1920 क्रिएटेड द बेसिस ऑफ द प्रॉस्पेरिटी इन यूएस। और कहते हाउसिंग एंड कंज्यूमर बूम,
कहते ये घर और जो कंज्यूमर बूम था 1920 में, इससे क्या हुआ, प्रॉस्पेरिटी, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हो गई यूएस में। लार्ज इन्वेस्टमेंट इन हाउसिंग एंड हाउस होल्ड गुड्स सीम टू क्रिएट ए साइकिल ऑफ हायर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। कहते लार्ज इन्वेस्टमेंट इन हाउसिंग, लोग जो है घरों पे बहुत खर्च करते थे, अपने घर बनाने में खर्च करते थे, घर की चीज़ों को खरीदने में जो है खर्च करते थे। तो इससे ऐसे लगता था, सीम टू क्रिएट ए साइकिल ऑफ हायर एम्प्लॉयमेंट, ऐसे लगता था इस काम करने से एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है, इनकम बहुत ज़्यादा हो गई है, राइजिंग कंजम्पशन हो गई है, राइजिंग कंजम्पशन की डिमांड बढ़ गई है, लोग ज़्यादा पैसा खर्चने लगे, येट मोर एम्प्लॉयमेंट, बहुत ज़्यादा नौकरी हो गई है और बहुत ज़्यादा इनकम हो गई है। क्योंकि लोग जब फ्रिज खरीदते थे, वॉशिंग मशीन खरीदते थे, या रेडियो है या ग्रामोफोन जो भी खरीदते थे, उनको इंस्टॉलमेंट देना पड़ता था, और उनको जो है एक ही बार में पैसा नहीं देना पड़ता था, इंस्टॉलमेंट होती थी, वो लोन ले लेते थे। तो इस वजह से क्या हुआ, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, इनकम ज़्यादा बढ़ गई, डिमांड हो गई, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गई, और ये इनकम और एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गई। In 1923, the US resumed exporting capital to the rest of the world and became the largest overseas lender. और 1923 में क्या हुआ स्टूडेंट, यूएस रिज्यूम्ड एक्सपोर्टिंग कैपिटल, और यूएस ने क्या किया, एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरे विश्व में जो बाकी जगह थी, बाकी कंट्री थी, वहाँ पे एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। बिकेम द लार्जेस्ट ओवरसीज लेंडर, और यूएस जो है एक सबसे बड़ा जो है ओवरसीज लेंडर बन गया, कि दूसरों को जो है सामान देने लग गया। US imports and capitals exports also boosted यूरोपियन रिकवरी, और कहते हैं यूएस ने जब इंपोर्ट करना शुरू कर दिया और कैपिटल को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, यूएस ने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, दूसरे देशों से लेना शुरू कर दिया, और अपनी कैपिटल को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ, जो यूरोपियन रिकवरी थी वो बूस्ट होगी, बहुत ज़्यादा होगी। एंड वर्ल्ड ट्रेड एंड इनकम ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट 6 ईयर, और अगले 6 सालों में जो है विश्व का ट्रेड भी बढ़ गया और इनकम भी बहुत ज़्यादा होगी। ऑल दिस हाउएवर प्रूव टू गुड टू लास्ट, कहते ये सभी जो है बहुत अच्छा प्रूव हुआ लास्ट में। बाय 1929 द वर्ल्ड वुड बी प्लंज्ड इनटू डिप्रेशन। कहते ऑल दिस हाउएवर प्रूव टू गुड टू लास्ट, कहते आखिर तक ये प्रूव तो अच्छा ही हुआ, परंतु 1929 में क्या हुआ स्टूडेंट, द वर्ल्ड वुड बी प्लंज्ड इनटू डिप्रेशन, पूरा विश्व जो है दोबारा से डिप्रेशन में चला गया, सच एज इट हैड नेवर एक्सपीरियंस बिफोर, और ऐसा डिप्रेशन हो गया स्टूडेंट 1929 में कि ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रेट डिप्रेशन, कि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया। द ग्रेट डिप्रेशन बिगेन अराउंड 1929 एंड लास्टेड टिल द मिड 1930, और ये ग्रेट डिप्रेशन शुरू स्टूडेंट 1929 में हुआ और ये जो है 1930 के मिड तक चला। ड्यूरिंग द पीरियड मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस कैटास्ट्रोफिक डिक्लाइन इन प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड ट्रेड, और ड्यूरिंग दिस पीरियड, और ये जो 1929 और 1930 का टाइम था, इस समय क्या हुआ स्टूडेंट, विश्व ने क्या महसूस किया, कैटास्ट्रोफिक डिक्लाइन इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन में तो बहुत बुरी तरह से डिक्लाइन हो गया, प्रोडक्शन बहुत कम होगी, एम्प्लॉयमेंट कम होगी, इनकम कम होगी, ट्रेड कम हो गई। द एग्जैक्ट टाइमिंग एंड इम्पैक्ट ऑफ द डिप्रेशन वेरियड अक्रॉस कंट्रीज, कहते हैं लेकिन जो एग्जैक्ट टाइमिंग और इम्पैक्ट था डिप्रेशन का, ये हर देश में जो है अलग था। बट इन जनरल एग्रीकल्चर रीजन्स एंड कम्युनिटीज़ वर द वर्स्ट इफेक्टेड, परंतु अगर जनरल में देखा जाए तो स्टूडेंट जो एग्रीकल्चर एरिया था और जो कम्युनिटीज़ थी उन पे जो है बहुत बुरा असर हुआ। दिस वॉज बिकॉज द फॉल इन एग्रीकल्चर प्राइस, क्योंकि जो एग्रीकल्चर चीज़ें थी उनकी कीमतें कम हो गई थी। Prices was greater and more prolonged than that in the price of industrial goods. This was because the fall in the agriculture prices was greater. ये इसलिए हुआ कि जो एग्रीकल्चर प्राइजेस थी उसमें बहुत ज़्यादा कीमतें गिर गई थी, एंड मोर prolonged than that in the price of industrial good, और बहुत लंबे टाइम तक ऐसे ही रहा। इंडस्ट्रियल गुड्स जो थी, इंडस्ट्री की जो चीज़ें थी उनकी कीमतें भी बहुत गिर गई थी और बहुत लंबे टाइम तक जो है ऐसा ही रहा था। द डिप्रेशन वॉज कोज बाई ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल फैक्टर, कहते हैं ये डिप्रेशन क्यों हुआ स्टूडेंट, इसके भी बहुत सारे कारण हैं। वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ फ्रेगिल द पोस्ट वार वर्ल्ड इकॉनमी वाज, हमने पहले ही पढ़ा है स्टूडेंट, जब युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद में जो है इकॉनमी कितनी कमज़ोर थी, कितनी फ्रेगिल थी। पहला तो ये स्टूडेंट एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन रिमेंड ए प्रॉब्लम, सबसे पहला कारण तो ये है कि जो एग्रीकल्चर की जो ओवर प्रोडक्शन थी ये एक प्रॉब्लम रही। दिस वाज मेड वर्स बाय फॉलिंग एग्रीकल्चर प्राइस, कहते पहली बात तो ये है कि एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन जो है एक प्रॉब्लम रही, और दूसरी बात ये है कि दिस वाज मेड वर्स बाय फॉलिंग एग्रीकल्चर प्राइस, और एग्रीकल्चर जो चीज़ें थी
उनके भी रेट कम हो गए। एज प्राइस स्लम्प्ड एंड एग्रीकल्चर इनकम डिक्लेंड, और कहते हैं जिस तरह से ही प्राइस स्लम्प हो गए, प्राइजेस कम हुए और एग्रीकल्चर जो इनकम भी कम हो गई। कहते जब चीज़ों की कीमतें कम हो गई तो इनकम भी कम हो गई। फार्मर्स ट्राई टू एक्सपेंड प्रोडक्शन, कहते किसान तो जो है वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते थे और वो चाहते थे ब्रिंग ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ प्रोड्यूस टू द मार्केट टू मेंटेन देयर ओवरऑल इनकम। और किसान तो ये चाहते थे कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, उसको हम मार्केट में लेके आएँ और हमारी इनकम अच्छी हो। दिस वर्सन द ग्लट इन द मार्केट पुशिंग डाउन प्राइस इवन फर्दर। और इससे क्या हुआ, दिस वर्सन द ग्लट इन द मार्केट, मार्केट में जो उनकी प्रोडक्शन थी वो तो बहुत ही जो वर्स हो गई, उनकी हालात जो थे मार्केट में बहुत ही ख़राब थे। और पुशिंग डाउन प्राइस, और प्राइस तो पहले ही कम हो चुके थे। फार्म प्रोड्यूस रोटेड फॉर ए लैक ऑफ बायर्स, फार्म प्रोड्यूस रोटेड, और जो किसान जो खेतों में जो क्या था प्रोड्यूस जो हो रहा था रोटेड था, और जो अनाज आ रहा था वो भी रोटेड था, ख़राब था, गला सड़ा था। फॉर लैक ऑफ बायर्स, क्योंकि कोई ख़रीदने वाला नहीं था। कहते फार्म में प्रोड्यूस तो था, किसानों ने तो बहुत प्रोड्यूस किया, लेकिन कोई ख़रीदने वाला नहीं था। लैक ऑफ बायर्स है, ख़रीदने वालों की कमी थी, इसलिए जो ग्रेन था वो जो है रोटेड हो गया, वो गल सड़ गया। और सेकंड पॉइंट क्या है स्टूडेंट, इन द मिड 1920s। और दूसरा पॉइंट ये है कि 1920 में क्या हुआ, मैनी कंट्रीज फाइनेंस देयर इन्वेस्टमेंट थ्रू लोन्स फ्रॉम द यूएस। और बहुत सारे देश ऐसे थे जिन्होंने फाइनेंस किया था, पैसा जो है उन्होंने उधार लिया था, लोन पे यूएस से उधार लिया था। वाइल इट वाज ऑफन एक्सट्रीमली इजी टू रेज लोन्स इन द यूएस व्हेन द गोइंग वाज गुड, यूएस ओवरसीज लेंडर पैनिक्ड एट द फर्स्ट साइन ऑफ ट्रबल। कहते वाइल इट वॉज ऑफन एक्सट्रीमली ईजी टू रेज लोन, कहते ये तो बहुत आसान होता है कि लोन ले लो इन द यूएस व्हेन द गोइंग वाज गुड, सब कुछ कहते जब अच्छा चल रहा था। यूएस ओवरसीज लेंडर्स पैनिक एट द फर्स्ट साइन ऑफ ट्रबल, और जो यूएस ओवरसीज के जो लेंडर्स थे और स्टूडेंट जो पैसा देने वाले थे वो तो पैनिक थे, पहली प्रॉब्लम में ही जो है वो पैनिक थे। इन फर्स्ट हाफ ऑफ द 1928, और जो 1920 के जो बीच में क्या हुआ स्टूडेंट, यूएस ओवरसीज लोन अमाउंटेड टू ओवर $1 बिलियन। और कहते जो यूएस ने क्या किया 1928 के जो फर्स्ट हाफ में क्या किया स्टूडेंट, यूएस ओवरसीज लोन्स, यूएस ने जो है लोन दिया अमाउंटेड टू ओवर $1 बिलियन। ए ईयर लेटर इट वाज 1/4 ऑफ दैट अमाउंट, और एक साल बाद जो यही अमाउंट जो है उन्होंने अमाउंट जो है इसका 1/4 कर दिया था। ए ईयर लेटर इट वाज 1/4 ऑफ दैट अमाउंट, और एक साल बाद जो है वो 1/4 अमाउंट देते थे। Countries that depend crucially on the US loans now faced an acute crisis। और कहते हैं वो जो कंट्री जो डिपेंड करती थी, जिन्होंने यूएस से लोन लिया था, अब उनके पास जो था क्राइसिस था, वहाँ पे तो अकाल पड़ा था, उनके हालात बहुत ख़राब थे। द विड्रॉल ऑफ द यूएस लोन अफेक्टेड मच ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। द विड्रॉल ऑफ द यूएस लोन, अब जब यूएस ने लोन देना बंद कर दिया था तो इससे जो है पूरे विश्व में जो इसका बहुत असर हुआ था। दाउ इन डिफरेंट वे, यद्यपि ये डिफरेंट वे में हुआ होगा। इन यूरोप इट लेड टू द फेलियर्स ऑफ सम मेजर बैंक्स एंड द क्लास ऑफ करेंसीज सच एज द ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग। कहते यूरोप में क्या हुआ, इट लेड टू द फेलियर ऑफ सम मेजर बैंक्स, कहते कुछ बैंक जो है मेजर बैंक जो है वहाँ पे जो है कामयाब नहीं हुए और करेंसी कोलैप्स होगी। कहते पहले तो है क्या कि जो कुछ बैंक जो थे वो समर्थ नहीं हुए, वो कामयाब नहीं हुए, फिर क्या करेंसी कोलैप्स हो गई, जैसे कि ब्रिटिश पाउंड जो स्टर्लिंग जो है कोलैप्स हो गया। इन लैटिन अमेरिका एंड एल्सवेयर इट इंटेंसिफाई द स्लम्प इन एग्रीकल्चर एंड रॉ मटेरियल प्राइजेस। और लैटिन अमेरिका और दूसरी जगह पे क्या हुआ कि जो एग्रीकल्चर चीज़ें थी, रॉ मटेरियल था, उनका प्राइस जो है कम हो गया। The US attempt to protect its economy in the depression by doubling import duties also dealt another severe blow to worldwide. The US attempt to protect its economy, कहते हैं यूएस ने तो कोशिश की थी कि इकोनॉमी को प्रोटेक्ट किया जाए इन द डिप्रेशन, ये जो डिप्रेशन की कंडीशन चल रही थी कि इकोनॉमी को प्रोटेक्ट किया जाए, यूएस ने कोशिश की थी बाय डबलिंग इम्पोर्ट, और उसने जो है इम्पोर्ट डबल कर दिया था ताकि इकोनॉमी कंडीशन जो है ठीक रहे। बाई डबलिंग इम्पोर्ट ड्यूटीज़ आल्सो डील्ड अनदर सीवियर ब्लो टू वर्ल्ड वाइड। कहते यूएस ने कोशिश की कि जो इकोनॉमी को जो है ठीक किया जाए इस डिप्रेशन में, और उसने जो है डबलिंग इम्पोर्ट ड्यूटीज़ कर दी थी, जो इम्पोर्ट ड्यूटी थी उसने उसको डबल कर दिया था।
इकॉनमी को ठीक करने के लिए। लेकिन इससे क्या हुआ था, सीवियर ब्लो टू द वर्ल्ड ट्रेड। कहते पूरे विश्व में जो है इसका तो एक बहुत सीवियर ब्लो था, उनको जो है बहुत नुकसान हुआ था। स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू पार्ट 7th ऑफ दिस चैप्टर। द रेस्ट ऑफ द थिंग आई शैल टेल यू इन द नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो. I think you might have understood. You tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.